Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our 10th session of our online classes. We are going to study our new chapter today, chapter number 8 according to your book, Countdown 7th second edition. Chapter number 8 is called Algebraic Expression and it is available on page 108. Kindly refer your books for more knowledge, and if you have any doubts, please keep your notebooks with you so that you can ask it anytime during the online lecture. Let us take some learning outcomes from the book. In this lecture we are going to learn about several things. Some things are mentioned here and some will be explained in the slides. Algebraic expressions will be explained in this lecture. Variables, what are variables, what are coefficients, what are constants, these all will be explained. To arrange polynomials in ascending and descending order, this will be done in the slides. We are going to study how polynomials are arranged. Then to add and subtract algebraic expressions and the rule to subtract and add algebraic expressions will be explained in detail. Now the first slide which is concerned here is let's revise our previous core concepts. सबसे पहली स्लाइड में मैं यहाँ पर आपको अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स याद दिलाता चलूँ. हमने लास्ट ईयर 6th क्लास में स्टडी किया था अबाउट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स. वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स को कहा जाता है जो नंबर तो हों लेकिन उनकी वैल्यूज़ अननोन हो. दूसरी बात, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू अननोन हो और वो रिप्रेजेंट हो विद द लेटर कहलाया जाता है एक वेरिएबल. यहाँ पर दो वेरिएबल की किस्म बताई हैं, एक है x और एक y. किसी भी स्मॉल या कैपिटल लेटर से वेरिएबल को डोनेट किया जाता है. अब यहाँ देख लें कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. कोएफिशिएंट्स ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मिले हुए हों उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ 2 कोएफिशिएंट कहलाएगा, 4 कोएफिशिएंट कहलाएगा क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव वेरिएबल से मिले हुए हैं. सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसा टर्म जो नंबर तो हो लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो. यानी यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट 9 होगा. ठीक है. अब बात करते हैं टर्म्स की. टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स कहते हैं ऐसी चीज़ को जो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती हो. जैसे कि 2x एक टर्म कहलाएगी. इसके अंदर 2 और x अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये मिलकर एक टर्म बनी है. यानी ऐसा समझ लें ऐसे नंबर्स या ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 2x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक टर्म बना लेता है. या फिर सिंगल इंडिपेंडेंट वैल्यू भी एक टर्म बनाएगी, जैसे कि 9 यहाँ पर एक टर्म कहलाएगा क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. सिमिलरली 4y ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. हाँ, अगर बात करूँ 4 की तो 4 डिपेंडेंट है y के, y डिपेंडेंट है 4 के. ठीक है. इसलिए दोनों आपस में डिपेंडेंट है. टर्म्स ऐसी चीज़ जो आपस में एक अपनी अलग पहचान रखे उसको कहते हैं टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल टर्म्स के दरमियान अगर प्लस और माइनस के साइंस लगा दिए जाएं मुख्तलिफ टर्म्स और के दरमियान, तो वो बना लेते हैं एक एक्सप्रेशन जिनको हम कहते हैं algebraic expressions. Hope so it's clear. Let's move on to the next slide. अब समझें बेटा what is an algebraic expression. जब मैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर में किसको कह रहा हूँ, या मैथमेटिकल ऑपरेटर में कह रहा हूँ इस प्लस को. इस प्लस से अगर मैं किसी भी दो टर्म्स को क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो वो बन जाता है हमारे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है.
ये मिलाकर क्या बनाएंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। गौर से देखें, 5x और 7 बीच में प्लस लगा दिया तो ये बन गए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x क्या है, x वेरिएबल है। 5 क्या है, 5 कोफिशिएंट है। 7 क्या है, 7 कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके साथ मैं इक्वल टू लगाऊं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। क्या कंडीशन बताई मैंने, जिस चीज़ के अंदर इक्वल टू आ रहा हो, जैसे कि इक्वेशन वर्ड ही इक्वल टू से बना है, जिस चीज़ के अंदर इक्वल टू आ रहा हो, जिस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू आ रहा हो, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलें अब यहाँ पर 2 भी एक अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, और क्या है, एक कांस्टेंट भी है और एक टर्म भी है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पर 2 भी एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है और एक एक्सप्रेशन भी है इटसेल्फ और एक टर्म भी है इटसेल्फ। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। लेट्स डिस्कस अ न्यू थिंग विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन extra concept here which is known as exponent, which was not mentioned in learning outcomes. Now what is an exponent? आप लोगों ने सब ने पावर का नाम सुना होगा। किसी भी चीज़ की कोई पावर होती है यानी वो नंबर उतनी दफ़ा खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। मैथ्स में उसको जो एक वर्ड देते हैं उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। यानी ये समझ लें कि पावर उसका एक कॉमन नेम है और एक्सपोनेंट उसका एक मैथमेटिकल नेम है। अब ये जो पावर 3 है ये किसके ऊपर है मौजूद है, ये 8 के ऊपर मौजूद है। यानी 8 यहाँ कहलाया जाएगा बेस नंबर और 3 कहलाई जाएगी एक्सपोनेंट। इट इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 8 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर 8 के ऊपर पावर 1 होती तो क्या मैं 8 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करता 8 से, नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर 8 ही देता। फॉर एग्जांपल 8 को पर पावर 2 होती तो मैं यहाँ पर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करता बेटा 8 को, यहाँ पर मैं 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अगर इसमें कोई इशू है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। चलें, एक्सपोनेंट इन वेरिएबल्स, ये हमारा नई चीज़ जो हम समझने वाले हैं एक्सपोनेंट के ज़रिए। अब देखें यहाँ पर जो पावर लगी हुई है वो ना तो 6 के ऊपर लगी है, ठीक है, वो लगी है वेरिएबल के ऊपर, या वेरिएबल है x, यानी x अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा अलजेब्रा में हम x इस तरह बनाते हैं ताकि आप लोगों को मल्टीप्लाई में और अलजेब्रिक x में फ़र्क महसूस हो। यानी x कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है बेटा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम कहेंगे ये पावर 3 है, ये एक्सपोनेंट 3 है। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड में इससे मज़ीद बातें करते हैं अबाउट पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ बेसिकली पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी बेटा पेज नंबर 110 पे, यानी 110 पे। चलें अब इसको गौर से देखिए। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ऐसे टर्म्स अलजेब्रा के जो मिल के क्या बना लें, एक एक्सप्रेशन बना लें, या फिर ये बात कह लें कि बहुत सारी मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस मिलके क्या बना लें, एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। अच्छा, आप पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है? नॉट पॉलिनोमियल देखें जिसके अंदर यहाँ पर डिवाइड में y मौजूद है। क्यों? अगर मैं इसको बात करूँ तो पावर -2 का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इससे यहाँ पे पावर माइनस में हमने कभी पढ़ी नहीं है, और पावर माइनस का मतलब ये है कि ये जो y है ये कहाँ है, ये मौजूद है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये y स्क्वायर कहाँ मौजूद है बेटा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ऐसे चीज़ जिसकी हम लोग पावर डिसाइड ना कर पाएँ वो पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर x की देखें तो अपॉन में आ गया, यानी x अपॉन में आ गया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, और हम इसको पॉलिनोमियल
नहीं कहेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, यानी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स रखने वाली एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अच्छा, अब देख लें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है बेटा। एक है मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल, तीसरी ट्राइनोमियल और चौथी पॉलिनोमियल। अब देख लें सब में फ़र्क क्या है बेटा। मोनोमियल उसको कहते हैं जिसके अंदर टर्म क्या हो, एक हो। सिमिलरली बाइनोमियल इसको कहते हैं जिसके अंदर टर्म्स टू हो, यानी बीच में क्या आ जाए, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि 6x दो टर्म्स हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। 6x एक अपनी इंडिविजुअल टर्म है। इसी तरह जब प्लस में 2 साथ लग गया तो हम इसको कहेंगे दो टर्म्स हो गई। सिमिलरली ab पावर 4 ये एक टर्म है, जब -5 लग गया तो दो टर्म्स बन गई। सिमिलरली अगर मोनोमियल पे वापस लेके चलूँ तो 4x क्यूब ये एक टर्म है। इसी तरह -5a² b क्यूब क्या है, एक टर्म है। यहाँ देखें तो यहाँ प्लस आ गया, यानी ये दो टर्म्स सेपरेट हो गई। ठीक है, ट्राइनोमियल ऐसी चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, बाय का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल का है ये वर्ड, ये इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलें अब गौर से देखिएगा इधर, इनमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और सेपरेट किससे हैं ये, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर या प्लस या माइनस से। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल ऐसी चीज़ जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हो। यानी पहली एग्जांपल में कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 4 है, दूसरी में 5 है और तीसरी में 4 है। ऐसे टर्म्स जिनके अंदर 5 हों वो क्या लाया जाता है, 4 या 5 हों या उससे भी ज़्यादा हों, उसको कहते हैं एक पॉलिनोमियल। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशंस। अब देख लें कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। अब देखें इधर, यहाँ एक एक्सप्रेशन दी हुई है। अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आप लोग ये पहले कर चुके हैं 6th क्लास में। इसको गौर से देखें, यहाँ x की पावर कितनी है बेटा, 2 है, यानी ये सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, और उससे छोटी पावर कौन सी है, ये x खुद, यानी इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं होता पावर में तो 1 होता है। सिमिलरली यहाँ x की पावर क्या है बेटा, 5 के साथ ये पावर है x की 0। ठीक है, याद आया आप लोगों को जब मैंने 6th क्लास में आपको पढ़ाया था कि x की पावर 0 हर नंबर के साथ लगी हुई होती है। ठीक है, यानी 2 1 0। अगर मैं इसको अरेंज करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ी, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है बेटा, x की 0। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 5। फिर मैं लिखूंगा x यानी प्लस x, क्योंकि वो उससे बड़ी पावर है। फिर उससे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 2 जो सबसे आखिर में आएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर इसका डिसाइड करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 2x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, चलें अब दूसरी एक्सप्रेशन देखें। दूसरी एक्सप्रेशन में a की पावर एक जगह 3 है, a की पावर एक जगह 2 है, a की पावर एक जगह 1 है और a की पावर एक जगह 0 है। ठीक है, अब गौर से देखिए इधर, हमें अरेंज करना है, सवाल में लिखा होगा कि आपने किसके बेसिस पे अरेंज करना है, या तो a के बेसिस पे अरेंज करना है या b के बेसिस पे अरेंज करना है। तो अगर b के बेसिस पे अरेंज करें तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों में b तो आ ही नहीं रहा, ये दोनों एक टर्म तो बन नहीं सकती, यानी इम्पॉसिबल। तो हमें अरेंज करना किससे पड़ेगा बेटा, a से करना पड़ेगा। तो अब a से अरेंज करेंगे तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जिसके अंदर a की पावर हो, वो होगा 3, यानी 3 पहले आ गया। देन हमारा ऐसा जिसके अंदर a क्या हो, पावर 1 हो, तो वो कौन सा है, ab²। देखें b को ना देखें, सिर्फ a को देखते जाएं। अब सिमिलरली, अच्छा इसमें एक गलती है, यहाँ पर -3 आएगा, उससे सिमिलरली इसमें भी -3 आएगा। ठीक है, चलें अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लें कि नेक्स्ट पावर कौन सी है बेटा a की, वो है 2। ठीक है, तो वो पावर क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। नेक्स्ट पावर क्या है बेटा, पावर 3 है, तो एंड में सबसे पावर 3 आ गई। ठीक है, गौर से देख लें इसको।
अब इसको ही अपोजिट कर दें तो क्या बन गया हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया या डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, असेंडिंग को इंक्रीजिंग कहते हैं और डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग कहते हैं। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जल्दी से चलें। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, रिवाइज करता चलूँ। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? सिमिलर टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ये बात याद रखिएगा हमेशा। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट। जैसे कि x और x ये आपस में लाइक हैं। x और x स्क्वायर क्या ये लाइक हुए? नहीं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आपस में बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स जो आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि वो आपस में मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि सामने मैंने सारी एग्जांपल्स दे दी, उनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। नोट दैट वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई इज अ सिंगल वेरिएबल नॉट टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, एक्स स्क्वायर वाई एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक अपने आप में एक डिफरेंट वेरिएबल है। हम इनको दो वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको एक वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको सिंगल वेरिएबल ट्रीट करेंगे। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा है। अब देखें 2x और 19x लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है बेटा? x है। 4w एंड 10w बिल्कुल लाइक हैं। r और r दोनों सेम हैं, ऐड हो सकते हैं। a स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, y और y ऐड हो सकते हैं। अनलाइक देखें, डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पर भी डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। किस चीज़ का फ़र्क है? पावर का फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पर पावर 2 लगा दूँ तो अब ये दोनों क्या हो गए? लाइक हो गए। यहाँ भी क्या होगा? वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ भी पावर डिफरेंट है, यानी इस वजह से भी ऐड नहीं हो सकते। अब मुझे बताएं यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है या नहीं? ठीक है, अगर जो भी आपका जवाब हो कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा, अब ये मैंने आप पे छोड़ा है, आप ये मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। अच्छा भाई, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। गौर से देखिए, ऐड कर रहे हैं 3 एग्जाम्पल्स, 3 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, 5 और 6 ये आपको मिल जाएंगे बेटा पेज नंबर 112 पे। ठीक है, चलें। जब मैंने ऐड किया 2A और 3B को, ठीक है, 2A को 4A के साथ ऐड होगा, तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा बेटा? 6 से 3 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे 10 और B का B आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स ऐसे ऐड होते हैं। जिनको इसमें मसला है, ठीक है, वो ये ऐसी मिसाल समझे कि वेरिएबल की जगह आप एप्पल समझें। 2 एप्पल्स हैं और यहाँ 4 एप्पल्स हैं, मिलाकर लिखूंगा 6 एप्पल्स। ये नहीं कहूँगा कि 6 एप्पल स्क्वायर। आप में से बहुत सारे क्या करते हैं बेटा, ये 2 और 4 को तो ऐड करते ही हैं, 6 करते ही हैं, लेकिन A और A को आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा देते हैं इधर, विच इज़ रॉन्ग। आपने क्या करना है? हमेशा वेरिएबल्स को ऐड करना है और इसको जो वेरिएबल है उसको सेम रहने देना है। ठीक है, चेंज नहीं करना उसको। 3 और 7 को ऐड करो तो 10 आएगा, B अपनी जगह मौजूद रहेगा वैसे की वैसे। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पार्ट 5। यहाँ 3A है, ऊपर -A है। अब मैं यही बात कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेन्स थी, एक पेन आपकी लॉस्ट हो गई या फिर एक पेन आपकी स्टोलन हो गई किसी जगह से, तो आप कहेंगे कि मेरे पास अब 3 नहीं है, अब मेरे पास 2 है, यानी 3 में से एक निकल गया, तो कितनी पेन्स बची? 2। ठीक है, यानी यहाँ पर 3A में से एक A निकल गया, तो यहाँ पर 2A बचे। सिमिलरली -4 में +1 हुआ। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, जब कोई वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो कौन सा नंबर होता है बेटा? 1 होता है, यानी -4 + 1 -3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये 2 सवाल सॉल्व हो गए। थर्ड लास्ट सवाल पे चलते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क देना है। अच्छा, -3A² -5AB + 2B²। अब देखें
सिमिलर कौन से हैं, -3a² और +7a²। दोनों को ऐड किया, बताएं 7 में से -3 का तो आया 4, -5 में +2 किया तो -3, 2 में से -1 हुआ तो 1 बचा, यानी 1b²। 1 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो सिर्फ b²। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, ए बी, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या आएगा, ए बी आएगा। यहाँ है a² तो आंसर में भी a² ही आएगा। ठीक है, यहाँ b² है तो सिमिलरली आंसर में भी b² आएगा। जब आप इस स्लाइड पर पहुँचें तो एक ट्राई, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो आप ट्राई ये करिएगा कि आंसर को हाइड कर दीजिएगा और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ये याद रहे कि किस तरह हमने लास्ट ईयर सॉल्व किया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो आपका होमवर्क है। ये 4 सवाल आपने होमवर्क से करने हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 है ये। ठीक है, यह यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो है आपका पार्ट 3 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, गलती से 5 टाइप हो गया है मुझसे, आप लोगों ने घर से पार्ट 3 करके आना है। ठीक है, इसको नहीं करना है। चलें पार्ट 6 नहीं है ये है पार्ट 5। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में आ गया पार्ट 7। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसकी जगह सॉल्व कर लीजिएगा पार्ट 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं आज के। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक क्वांटिटी ये है। ठीक है, जब हमने 2 क्वांटिटीज़ को प्लस किया तो आंसर ये आया। अगर उन 2 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी ये है, तो दूसरी ऐसी क्या होगी कि उसको प्लस करने से ये आंसर आ जाए। बात समझ आ रही है? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखें, 2 एक्सप्रेशंस को प्लस करने से ये आंसर आया। एक उनमें से एक्सप्रेशन ये थी, तो दूसरी कौन सी होनी चाहिए कि आंसर ये आ जाए। ये एक सॉल्व करना है। वही कंडीशंस हैं, आपने 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, या फिर आप जब भी सॉल्व करें इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, जवाब आपका सही हो या ना हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि कोशिश ज़रूर करिएगा इसको सॉल्व करने की, और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, ताकि कल मैं उन प्रॉब्लम्स को डील करूँ आपकी। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और बातें डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से। इंशाल्लाह आपके नाम भी मेंशन कर दूंगा जिसने सवाल प्रॉपर सॉल्व किया होगा, और उसने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। लास्ट क्लास में जिस बच्चे ने सवाल सॉल्व किया था वो था रिजवान अहमद। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।